हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th बायोलॉजी के सिलेबस, जो कि हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम अर्थात यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो चैप्टर है इसका बायोलॉजी का, जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है जो वह है कोशिका, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सेल। आप दो फिगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि ये देखिए पादप कोशिका यानी प्लांट सेल है, और इधर आप जो देख पा रहे हैं वह एनिमल सेल यानी जंतु सेल है। ठीक है, तो कुछ ये इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसे हम कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे कि गल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक है, और इसके बाहर एक आवरण है जिसे बोलेंगे कोशिका कला वगैरह। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला चीज़, कोशिका क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी जीवधारी है, ठीक है, उसका जो शरीर बना होता है वह छोटे छोटे कोष्ठों से बना होता है, यानी चैम्बरों से बना होता है। उन्हीं चैम्बरों को बोला जाता है कोशिका। यानी कोई भी जीवधारी है उसका जो शरीर होता है वो छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, उन्हीं इकाइयों को हम बोलते हैं कोशिका। तो देखिए, आप यहाँ से देखिए, अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर, यानी जो बहुत सूक्ष्म जीव हैं उन्हें छोड़ करके सभी जो जीवधारी हैं उनका शरीर जो होता है बहुत से छोटे छोटे कोष्ठों का बना होता है। देखो, इस तरह से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है पीडीएफ से कि आप एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं क्या होता है, और आप भी जब बुक पढ़ेंगे तो आप भी ऐसे ही मीनिंग निकाल करके पढ़ेंगे तो और अपने आप आपको समझ में आएगा और बुक पढ़ने का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, आपको हम इसमें इंग्लिश में भी दिखाएंगे, आपको सारा चीज़ डेफिनेशन जो आप हिंदी में देख रहे हैं उसी का ट्रांसलेट रहेगा अंग्रेजी में। ठीक है, तो आप दोनों भाषा, जो बच्चे अगर हिंदी मीडियम के हैं वह हिंदी मीडियम में अपना नोट्स बना लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वह इंग्लिश मीडियम में नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है कि अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारी जो होते हैं उनका शरीर छोटे छोटे कोष्ठों का बना होता है। इनको हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवों की सभी जैव क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर होगा कि कोई भी जीव है उनकी जितने भी जैविक क्रिया होती है, ठीक, जैविक क्रिया का मतलब क्या है, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, वह सारी जो क्रिया होती है वह कोशिका के अंदर ही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका जो होती है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि कोशिका क्या होती है, शरीर के निर्माण यानी संरचना बनाने की भी सबसे छोटी इकाई है, और जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसकी भी छोटी इकाई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका जो होती है वह जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या कह सकते हैं कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब इसे हम इंग्लिश में देखते हैं, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि द बॉडी मतलब शरीर, ऑफ ऑल मतलब सभी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीवों का, एक्सेप्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनको छोड़ करके, इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल चैम्बर, यानी ये जो शरीर होता है यानी बॉडी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वह बहुत से छोटे छोटे चैम्बरों से मिलकर बना होता है, जिसे हम हिंदी में कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेल, इन्हें हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ लिविंग बीइंग टेक प्लेस इनसाइड दिस सेल, यानी जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वह सब सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, सो हम इसलिए यानी देयर फोर, अतः हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो कोशिका होती है, सेल्स होती है, वो जीवों की यानी एनिमल्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ओके, आगे देखते हैं कोशिका की खोज। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप, कोशिका की खोज। ठीक है, तो कोशिका की खोज कैसे हुई है देखते हैं। देखिए, जो कोशिका जो शब्द है जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं, ठीक है, की उत्पत्ति लैटिन भाषा के
सेलुला शब्द से हुई है। ठीक है, जो कोशिका होती है उसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है, लेकिन सेल जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सेलुला से हुई है। इसका अर्थ होता है एक छोटी कोठरी, यानी चैम्बर भी आप कह सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पादप कोशिकाएं कोठरी जैसा दिखाई देती हैं। यानी जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी भी पादप कोशिका को देखते हैं तो वह क्या होती है, छोटी कोठरी के समान यानी चैम्बर के समान दिखाई देती है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, यहाँ पर लिखा है रॉबर्ट हुक ने कार्क के सेक्शन अध्ययन करने पर सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कार्क का सेक्शन यानी काट करके उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आप याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा के सेलुला से हुई है। उसका अर्थ क्या होता है, तो एक छोटी कोठरी होता है या चैम्बर होता है। अब हम इसका इंग्लिश थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल, द आगे देखते हैं, द वर्ड सेल इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। ठीक है, यानी जो द वर्ड यानी द जो वर्ड है सेल वो डेराइव्ड हुआ है किससे, लैटिन वर्ड सेलुला से, विच मीन्स जिसका मतलब होता है स्मॉल चैम्बर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल चैम्बर। When viewed through a compound microscope, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं तो हमें चैम्बर लाइक संरचना देखने को मिलती है। रॉबर्ट हुक फर्स्ट यूज द वर्ड सेल, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, व्हेन ही मेड ए सेक्शन स्टडी ऑफ कार्क, जब उन्होंने कार्क का सेक्शन करके स्टडी किया। ठीक है, यानी उसे काट करके, जैसे मान लेते हैं इस तरह से, आप समझिए, मान लो कोई चीज़ ऐसे इसको काट दिया तो ऐसे गोल सी संरचना दिखाई दी। अब इसमें छोटे 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 ऐसे चैम्बर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे कोशिका सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, सेल थियरी। ठीक है, सेल थियरी को देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए, सेल थियरी किसने दिया यह पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मैथियस लाइडेन और थियोडर श्वान ने सेल थियरी दिया है। ठीक है, अब सेल थियरी होता क्या है, यानी कोशिका सिद्धांत, इसके बारे में समझते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं जीवों की संरचनात्मक इकाई हैं, यानी जो कोशिकाएं होती हैं वह जीवन की संरचनात्मक इकाई यानी किसी भी जीव की संरचना बनाने की इकाई है। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी जो सभी जीव हैं वह एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। आगे, कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं की इकाई हैं, यानी कोशिका जो होती है वह उपापचय क्रिया यानी शरीर में जो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती है उसकी यह यूनिट है। आगे है, कोशिकाएं आनुवांशिकता की भी इकाई है, यानी कोशिका जो होती है वह किसी भी आनुवांशिक लक्षणों को एक जगह से यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, फिर एक वैज्ञानिक आते हैं बिरचू, वो ये बताते हैं कि जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। ठीक है, यानी जो भी नई कोशिका बनेगी वह पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। ठीक है, अब इसे हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं सेल थियरी क्या होता है। तो पहली चीज़ है कि मैथियस लाइडेन है और थियोडर स्वान ने इस थियरी को दिया था यानी प्रपोज्ड किया था। ठीक है, और इस थियरी के अनुसार क्या है इससे देखते हैं। पहला पॉइंट है कि सेल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सेल्स होते हैं वह लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल्स, यानी सभी जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह बने होते हैं वन आर मोर सेल से। ठीक है, आगे है सेल आर द यूनिट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का यूनिट्स होते हैं। जो भी हमारे बॉडी के अंदर फिजिकल या केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, आगे देखते हैं सेल आर आल्सो द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी जो सेल्स होते हैं वह हेरिडिटी की भी यूनिट होती हैं। ठीक है, आगे एक वैज्ञानिक आते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम है विर्च्यू, वे कहते हैं कि जो न्यू सेल्स अगर बनती हैं
फॉर्म्ड होती हैं वह किससे बनती हैं? तो जो पुरानी होती हैं यानी कि प्रीवियस जो सेल होती हैं वह जब से उनका सेल डिवीज़न होता है तब नई सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है। आगे विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन यानी जो जीव होते हैं उनमें कोशिका का किस तरह से संगठन होता है, कितनी कोशिकाओं से बने होते हैं उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला है एक कोशिकीय जीव यानी ऐसे जीव जो केवल उनमें एक कोशिका पाई जाती है यानी वह एक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव यानी ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं उसे हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसे इंग्लिश में कि भाई जो जीव होते हैं यानी ऑर्गेनिज्म होते हैं वह दो तरह की कोशिकाओं से बनते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब जो सिंगल सेल से बनते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब जो मोर देन वन सेल से बनते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे सजीव कोशिका की संरचनात्मक संगठन यानी जो सजीव कोशिका होती है उनका कैसे संरचनात्मक संगठन होता है। तो कोई भी कोशिका होती है, ठीक है, ठीक है, कोई कोशिका हम मान लेते हैं इस तरह से आपको एक कोशिका हो गई, इसके बाहर की एक जो परत पाई जाती है उसे हम बोलते हैं कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके अंदर एक बड़ा सा केंद्रक आपको संरचना दिखाई देता है जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ तरल लिक्विड अर्ध तरल पदार्थ भरे रहते हैं जिसे हम जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस हेडिंग के अंतर्गत समझेंगे। देखिए कोशिका वह सरलतम संरचना है जिसमें एक झिल्ली जैसे आवरण के भीतर तरल और आधार द्रव्य कुछ विशेष संरचना होती है। इस आवरण की कोशिका या जीवद्रव्य कला तरल आधार द्रव्य को जीवद्रव्य एवं विशेष संरचना को। अब इसका मतलब देखिए ये थोड़ा सा सेंटेंस कुछ मिस लग रहा है लेकिन आपको हम समझा देते हैं। जैसे कोई एक कोशिका है, ठीक है, इसके बाहर की जो परत होती है उसे हम बोलते हैं कोशिका कला। ठीक है। इसमें बहुत सारे अर्ध तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक। और इसके बीच में क्या होता है कि एक गोल सी संरचना आपको देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, इसे बोलते हैं केंद्रक। और इसके अंदर भी छोटा छोटा ऐसे संरचना आपको देखने को मिलेगी, कोशिका के अंग कहलाते हैं यानी जिसे हम बोलते हैं कोशिकांग। तो वहीं कह रहा है यहाँ पे, तो आप इसे सही से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें हमें लग रहा है कि कुछ क्या बोलते हैं कि मिस टाइपिंग हुआ है। ठीक है। आगे इसी का इंग्लिश है, ठीक है, तो इसे इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। आगे हम आपको दिखा देते हैं और चीज़ें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो कोशिका होती है तीन चीज़ों से बनी होती है, जैसे कि आपको यहाँ से हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यह कोशिका है, ठीक है। अब इसके बीच में भी एक छोटा सा चीज़ दिखाई देगा यानी कि अंग दिखाई देगा जिसे केंद्रक बोलेंगे। तो अब आपको यह समझना, यह आपका है बाह्य आवरण, यह है आपका जीव द्रव्य, इसके अंदर जितने भी तरल पदार्थ भरे रहेंगे जीव द्रव्य। ये जो बीच में गोल सी संरचना देख रहे हैं उसे बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है। अब ये जो बाहर की जो परत होती है वह प्लांट में दो होती है। प्लांट में क्या होती हैं, दो हो जाती हैं। चलिए इसको हम ऐसे बना देते हैं। इसके बाहर भी एक परत होती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं, और इधर कोशिका कला है, ठीक है, जो अंदर वाली है। अब आपको एक चीज़ कन्फ्यूज़न होगा कि दो परत किस में पाई जाएगी। कोशिका भित्ति एक होती है, एक होता है कोशिका कला। ठीक है। तो कोशिका भित्ति प्लांट में पाया जाता है और कोशिका कला प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक है। अब समझना है इसको। अब देखते हैं, इधर आइए। देखिए बाह्य आवरण क्या होता है। ये मुख्यतः कोशिका के निश्चित आकार एवं सुरक्षा से संबंधित होता है। बाह्य आवरण दो प्रकार का होता है। ठीक है। जो कोशिका होती है उसके बाहर दो आवरण होता है, जैसा कि आपको पहले दिखाया हूँ, इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कोशिका हो गई, ठीक, इसके बाहर भी एक आवरण पाया जाएगा यानी दो आवरण पाया जाता है। ठीक है। चलिए उसी के बारे में बात हो रही है। पहला है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो सभी कोशिकाओं में जीवद्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला कहते हैं। यानी कोई भी कोशिका होती है, ठीक है,
कोई भी कोशिका अगर है तो उसके बाहर क्या है, जो अंदर जो है एक तरल पदार्थ पाया जाएगा, इधर तरल पदार्थ ऐसे पाया जाएगा, उसके बाहर का जो स्तर होता है उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें यह अत्यंत पतली लचीली अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है, इसका निर्माण प्रोटीन वसा की परतों से होता है। इसमें 60 से 80% प्रोटीन होता है, 20 से 40% वसा होती है। ठीक है, 5% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, यह पदार्थों के कोशिका में आने व बाहर जाने को नियंत्रित करती हैं। इसमें पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेट करने की क्षमता होती है। ठीक है, यह प्रायः 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। सन 1855 में नगेली तथा श्री सिक्रेमर ने सर्वप्रथम जीवद्रव्य कला को कोशिका कला कहा। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। एक कोशिकीय जीवों में यह झिल्ली भोजन व अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायक होती है। यह क्रिया एंडोसाइटिस कहलाती है, उदाहरण के लिए अमीबा। अब इसका मतलब ही आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से हम आपको समझाते हैं। आइए देखते हैं इधर। चलिए, ये तो बना हुआ है, ये हो गई देखो कोशिका। ठीक है, इसमें भरा हुआ है बहुत सारा द्रव्य, जीव द्रव्य। इसी से लगी हुई जो ये बाहर का लेयर काला सा देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये कैसी होती है? लचीली होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। उसी के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश भी देखते हैं। देखिए, दीज आर मेनली रिलेटेड टू द फिक्स साइज। ठीक है, फिक्स साइज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, यानी इसका काम क्या होता है कि कोशिका का संरचना प्रदान करना और सेल्स को प्रोटेक्ट करना। देयर आर टू टाइप्स, यानी ये दो तरह की होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं। इन ऑल सेल्स ए थिन मेम्ब्रेन इज फाउंड अराउंड द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक थिन लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे इट इज़ वेरी थिन, ये बहुत ही थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेमी परमीबल होती है मेम्ब्रेन। सेमी परमीबल का मतलब इसमें से विलायक के अणु यानी द्रव के अणु बाहर जा सकते हैं, विलेय के नहीं जा सकते, यानी ठोस के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ लेयर ऑफ प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन और फैट के लेयर यानी अस्तर से बना होता है। इट कंटेंट्स, यानी इसमें पाया जाता है 60 से 80% प्रोटीन होती है। ठीक है, परसेंटेज 20 से 40% फैट और 5% कार्बोहाइड्रेट होता है। इट कंट्रोल द एंट्री ऑफ एग्जिस्ट सब्सटेंस, यानी जो बाहरी पदार्थ होते हैं उसे कोशिका के अंदर यानी सेल्स के अंदर आने से रोकती है, कंट्रोल करती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू रीजनरेट, यानी इसमें रीजनरेट करने की क्षमता होती है, यानी पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है। आगे यूजली यानी सामान्यतः, ठीक, ये 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। ठीक है, आगे नगेली और श्रीमर जो हैं फर्स्ट कार्ड प्रोटोप्लाज्म इसे कहें। ठीक है, आगे कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, एग्जाम्पल है अमीबा वगैरह। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सेलुलर कंपोजिशन। ये तो हो ही चुका है सारा चीज़, सजीव। ठीक है, ये भी हो चुका है। हाँ, अब आगे है ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा परिवहन क्या होता है। ठीक है, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।